हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9 दिसंबर और आज हम लोग 9 दिसंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है। तो ग्लोबल एविएशन इंडेक्स यानी कि जो फ्लाइट्स वगैरह हवाई यात्राएं जो होती है उसमें जो सुरक्षा जो होती है उसके लिहाज से कौन सा इंडेक्स है, रैंक का जो भारत ने हासिल किया है। तो इसमें भारत ने ना 48 रैंक जो है हासिल किया है और इसमें जो है ना भारत की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये सेफ्टी हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, अभी तक का जो सबसे अच्छा जो रैंक है भारत का एविएशन इंडेक्स में वो यही है, क्योंकि जो 2018 है उसमें भारत की रैंकिंग 102 थी और अब इस दो रैंकिंग को तोड़कर 2012 में 48वां स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया है। और ये जो एविएशन इंडेक्स है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारे जो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो ये नागरिक और उड्डयन मंत्री है, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अंडर में आता है मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें जो है ना एविएशन इंडेक्स में भारत ने ये रैंक हासिल की है और ये इंडिया की ग्रोथ है। जितने भी हवाई जहाज में जो सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होती है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए ये रैंकिंग जो है रिलीज की जाती है। अदर ऑप्शंस भी रैंक से ही रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो 10 यानी कि ये जो रैंकिंग है साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो भारत की रैंकिंग आई, साइबर सुरक्षा जो हमले होते हैं तो उसके मामले में जो है 10 रैंकिंग थी भारत की। और इसमें टॉप पर कौन था, तो अमेरिका यानी कि यूएसए इसमें टॉप पर था। और 107 की बात करें तो भारत में जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स लागू किया था, यानी कि जो भूखमरी जितनी है भारत में, तो उसमें भारत का जो है 107 स्थान था और भारत जो है इसमें 6 पायदान नीचे आ गया था। क्योंकि पहले तो भारत की रैंकिंग इसमें 101 या 102 थी, लेकिन उसके बाद जो है ना 2022 में 107 रैंक आया, जिसके चलते भारत ने इस इंडेक्स को मानने से इनकार भी किया था। क्योंकि भारत मानता है कि इतनी जो हंगर इंडेक्स भुखमरी भारत में है नहीं। ठीक है, ये हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी। बात करें 08 यानी कि 8 रैंकिंग, अभी जो क्लाइमेट चेंज जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें भारत की रैंकिंग 8 थी। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो एनवायरमेंट रैंकिंग होती है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा का जो रैंकिंग होती है उसमें भारत की रैंकिंग भी सबसे कम थी, यानी कि 180 देशों में से 180 थी। उसमें भी भारत का खराब प्रदर्शन था। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज अलग है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सबको देखकर की जाती है। इसमें भारत की रैंकिंग अच्छी थी, 8वें नंबर पर था। और इन दोनों ही रैंकिंग में कौन टॉप पर था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों में ही जो है ना डेनमार्क कंट्री जो है टॉप पर थी। ठीक है, तो ये थी रैंकिंग। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में छठे वंदे भारत का उद्घाटन किया गया है। आप लोग जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत में चलाई जाती है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो है। तो अभी जो ये छठे वंग इसका जो एडिशन लॉन्च हुआ है, ये बिलासपुर से नागपुर के बीच लॉन्च हुआ है। बिलासपुर को जो है ना अब वंदे भारत एक्सप्रेस वहां पर चल गई है, नागपुर जो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री है। नागपुर की बात करें तो जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है ये नागपुर। ठीक है, तो ये वहीं पर चलाई गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। और अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना ट्रेन से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो अभी जो नई दिल्ली से वाराणसी, सबसे पहले जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में चली थी वो न्यू दिल्ली से वाराणसी, कहाँ पर है ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में चली थी। ठीक है, और अभी जो ये पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई वो दक्षिण के क्षेत्रों में, यानी कि चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मैसूर ये चली थी पांचवी वंदे भारत ट्रेन। और अहमदाबाद टू मुंबई ये मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है कि आप लोगों को पता है भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है और ये किसकी सहायता से चलेगी, तो जापान टेक्नोलॉजी यानी कि जापान देश की सहायता से हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। तो पहली जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी इसका दावा किया गया है कि ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। तो ये ट्रेन से ही डिस्कस हो गया। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सेमरू ज्वाला मुखी का पर्दाफाश ने एक्चुअली किया है कि विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो सेमरू ज्वालामुखी ये आया है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में आप लोगों ने एक जो माउंट सेमरू पढ़ा होगा, तो वही इस माउंट सेमरू के जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी का जो है यहीं पर जो है ये इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू में ये सेमेरू ज्वालामुखी आया है। और ये सेमेरू नाम का एक
पहाड़ पड़ जाता है, इंडोनेशिया में आया है। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है ये अ, एक सेकेंड, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और नहीं, जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की जो ये राजधानी जकार्ता है, आप लोगों को पता है डूबने की कगार पर है, जिसके चलते अब जो नुस्तारा है इसको यहाँ की राजधानी बनाया जाएगा। और इंडोनेशिया से अभी क्यों चर्चे में था, तो देखो G20 की जो समिट हुई थी, ये इंडोनेशिया के बाली में ही समिट आयोजन किया गया था। और इंडोनेशिया में एक और फेमस जो ज्वालामुखी है वो मैं बता देती हूँ। एक एना नाम का जो ज्वालामुखी है, ये यहीं पर आता है इंडोनेशिया में, एना नाम का आता है ज्वालामुखी। और एक मेरोपी, मेरोपी नाम का ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया में ही विस्फोट किया जाता है। ठीक है, ये तो इंडोनेशिया से कुछ डिस्कशन हो गया। अब इसको मैप की सहायता से समझ लेते हैं ताकि हमारा कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये है इंडोनेशिया की लोकेशन, और ये जकार्ता, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। और ये जो तोमेरु जो आया है ना ज्वालामुखी, तो ये यहाँ पर इसका जो ये एक और द्वीप है जावा, ये जावा यहाँ पर देश में आई है, इंडोनेशिया के जावा कंट्री में। ठीक है, और इसी के साथ में ये एक सेमरंग जो है ये पहाड़ है, तो ये सेमरंग या फिर समेरु जो पहाड़ कहा जाता है, वहीं पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया में। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे जगहों से रिलेटेड, हाल ही में जो चर्चे में थी, इंडोनेशिया के साथ ठीक नीचे ये जो ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक द्वीपीय देश है। और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए था, ये जो आसियान देश होते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान का 11वां सदस्य है ये पूर्वी तिमोर, अभी हाल ही में बना था, आप लोग जानते हैं। आसियान सदस्य पहले 10 कंट्रीज थी, लेकिन 11वां इसमें पूर्वी तिमोर बन गया है। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी, ये जो पापुआ न्यू गिनी होता है, ये वही देश है जहाँ पर 800 से अधिक जो है भाषाएं बोली जाती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, और ये केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चर्चा में क्यों था, आप लोग सभी जानते हैं, T20 मेंस वर्ल्ड कप हाल ही में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुए हैं, और इसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और मलेशिया, तो मलेशिया भी हाल ही में चर्चे में इसमें था, क्योंकि मलेशिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन बने हैं, तो ये अनवर इब्राहिम करके मलेशिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और थाईलैंड, तो थाईलैंड के साथ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और इसके साथ हमारी जो है ना मैत्री एक्सरसाइज होती है, कौन सी, मैत्री एक्सरसाइज। और इसकी जो है ना 9वीं बैठक ये मनाई गई थी, ठीक है, बैंकॉक में। और मलेशिया डिस्कस हो गया। और वियतनाम, वियतनाम के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो विम्बेक्स एक्सरसाइज हमारी वियतनाम के साथ आयोजित की जाती है। इंडोनेशिया से भी डिस्कस हो गया। और अदर ऑप्शंस भी जो है हम ज्वालामुखी से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, हवाई, हवाई भी अभी चर्चे में था। और हवाई जो है मध्य अमेरिका के इधर लोकेशन पड़ जाती है इसकी, यहाँ की साइड जो है हवाई लोकेशन पड़ जाती है, उधर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। हवाई में जो है ना मोना लाओ, मोना लाओ ज्वालामुखी अभी हाल ही में जस्ट एक हफ्ते पहले ही आया था। ठीक है, और इटली का एक बहुत फेमस एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो माउंट एटना में जो है ना एटना ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये इटली में है, तंजानिया। तो माउंट किलिमंजारो में माउंट किलिमंजारो में जो है ये विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये भी ज्वालामुखी माउंट किंजानिया, ये तंजानिया अफ्रीका के देश में विस्फोट किया जाता है, होता है। तो ये भी डिस्कस हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई चेतना अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नई चेतना अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, और किस लिए किया है, तो महिलाओं के साथ जो लिंग भेद होता है ना, पुरुषों और महिलाओं में जो भेद किया जाता है या फिर लिंग भेद होता है, तो उन्हीं सब को जो है खत्म करने के लिए, उनके प्रति जागरूक करने के लिए एक बदलाव की पहल नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है ये शुरू किया है। और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसी के चलते केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों के जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ताकि महिलाओं को अपने हक के बारे में, अपने जो अधिकार उनके बारे में जागरूक किया जा सके। और केंद्रीय विकास मंत्री हमारे गिरिराज सिंह है, कौन है, गिरिराज सिंह केंद्रीय विकास मंत्री है। और दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये कैंपेन, दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। और अभियान के तहत महिलाओं की जो हिंसा के खिलाफ कानून व अन्य उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि महिलाओं के साथ जितने भी जो हिंसाएं होते हैं, घरेलू हिंसा हो या फिर जो रेप वगैरह के मामले हो, उन सभी के प्रति जो है ना
क्या कानून है, उनके क्या अधिकार है, उन सब के बारे में महिलाओं को बताया जाएगा। ये ग्रामीण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अदर ऑप्शंस भी मंत्रालय से रिलेटेड करके डिस्कस करेंगे। अभी महिला और बाल विकास मंत्रालय ये किसके अंडर में आता है, तो ये स्मृति ईरानी जी पता होगा, उनके अंडर में आते हैं, स्मृति ईरानी के अंडर में। और इसने अभी ना घर गो ओहम एंड रीयूनाइट करके जो है ना बाल शोषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। बच्चों के साथ शोषण होता है, घर गो होम एंड रीयूनाइट करके, ठीक है। और तेल और पेट्रोलियम, तो तेल और पेट्रोलियम मंत्री कौन है, ये हरदीप सिंह पुरी है। और ये अभी चर्चा में इसलिए थे कि जो दिल्ली के स्टूडेंट है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो 2 साल अपने पूरे किए थे, उसी के अवसर पर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बुक लिखी। इसकी प्रस्तावना किसने लॉन्च की थी, तो ये श्री अमिताभ बच्चन जी ने लॉन्च की, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परिवहन मंत्रालय, तो ये नितिन गडकरी जी है। नितिन गडकरी जी ने 1-2 हफ्ते पहले ही ई डबल डेकर बस का अनावरण कहाँ किया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया था, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर एमटीआर क्या है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, ये जो है ना 97 पर लाख चिल्ड्रन, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं तो 97 जो मदर्स हैं वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं और 97 जो माताएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। और ये ग्रोथ रेट में काफी सुधार हुआ है। 14-15 में आप देख रहे हो 130, 15-17 में 122 थी, 18 में ये घटी, 2017 से 19 में 103, अब जाके इन आंकड़ों में जो थोड़ा सुधार हुआ और ये 97 हो गई है। और आप लोग जानते हैं कुपोषण वगैरह की शिकार जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती हैं, तो सबसे ज्यादा जो है ना डिलीवरी वगैरह या बच्चों को जन्म देते टाइम उन्हीं की जो है डेथ से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो ये जो है वहीं पर होता है। और मातृ मृत्यु दर हो गई, और मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका जो है ना एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ लिया जाता है कि क्या रेट था, इसलिए ये मैंने कराया है। और अगर पूछा जाए कि जो मातृ मृत्यु दर है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा सिक्किम में राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उसमें 195 लाख जो है मृत्यु है। 200 बच्चे जब पैदा होते हैं तो 195 जो है ये मृत्यु हो जाती है महिलाओं की, ठीक है। और सबसे कम पूछे यानी कि सबसे अच्छा जो रेट है मैटरनिटी मोरालिटी रेट, ये केरला का है, जिसमें जो है ना सिर्फ 19 माताओं की मृत्यु होती है पर लाख चिल्ड्रन पे, ठीक है। तो ये केरला की सबसे अच्छी रिपोर्ट है और सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर है। तो ये भी हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो हमारी इंडियन आर्मी होती है ना, आर्म्ड फोर्स, वो अपना फ्लैग डे सेलिब्रेट करती है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को जो है ना इंडियन आर्मी अपना फ्लैग डे जो है मनाती है, ठीक है। और इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। और अभी हमारे जो इंडियन आर्मी या थल सेना का है, इसके अध्यक्ष मनोज पांडे है, आप लोगों ने सुना होगा, ये मनाते हैं अपना फ्लैग डे। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो 1 दिसंबर को हमने बहुत सारी चीजें मनाई हैं। 1 दिसंबर को सबसे पहले तो हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया है, ठीक है। फिर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सेफ्टी पुलिस जो पाकिस्तान पे तैनात रहती है, इसकी स्थापना 1965 में हुई। 1 दिसंबर को इसने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है बीएसएफ ने, ठीक है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया गया, बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है, और भी तो कुछ मनाया गया था। चलो वो देख लेंगे। 2 दिसंबर तो 2 दिसंबर को वर्ल्ड पोल्यूटेड कंट्रोल डे यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का डे मनाया गया 2 दिसंबर को। और एक कंप्यूटर डे, ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 8 दिसंबर को मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, हमारी जो वायु सेना है, नेवी डे, ये 4 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। नेवी जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई। और आर हरि कुमार, हाँ, इसके जो अध्यक्ष है नेवी के, तो 4 दिसंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संजय मल्होत्रा को हमारे राजस्व सचिव यानी कि रिवेन्यू सेक्रेटरी है ना, वित्त सचिव जो बनाए गए हैं, ये संजय मल्होत्रा को बनाया गया है रिवेन्यू सेक्रेटरी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। तो इन्हीं को अभी हाल ही में ये वित्त राजस्व सचिव के जो पद है वो दे दिया गया है।
अदर ऑप्शंस भी सचिव वगैरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अरमान गिरधर है, ये हमारे जो है ना डिफेंस सचिव यानी कि जो रक्षा सचिव है ना वो बन गया। रक्षा मंत्री कौन है? वो राजनाथ सिंह है, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा, तो विनय मोहन क्वात्रा भी हाल ही में चर्चे में थे। ये हमारे जो है ना विदेश सचिव है यानी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा, इनका कार्यकाल दोबारा से अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर है। और राजेश वर्मा की बात करें, ये चर्चे में क्यों थे? क्योंकि जो हमारे 15वीं राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी या फिर सचिव जो बने हैं, ये राजेश वर्मा ही बने हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव के पहले तटीय सुरक्षा का उद्घाटन किया, यानी कि जो हमारे रक्षा सचिव होते हैं ना सारे राज्यों के, तो उनका जो तटीय सुरक्षा ये चेन्नई में संपन्न हुआ है, ठीक है। ये एक सम्मेलन हुआ है, कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कोस्टल यानी कि तटीय, सिक्योरिटी यानी कि जो तटीय सुरक्षा होती है हमारे देशों की, आप लोग पता है समुद्र के रास्ते से भी कई हमले होते हैं, तो इन्हीं सब की सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करने के लिए ये जो बैठक है ये 2 दिसंबर को चेन्नई में इंडिया में की गई थी, ठीक है। और अदर ऑप्शंस देखें, ये भी जो है ना कुछ सम्मेलन से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चेन्नई, मैं पहले ये बता देती हूँ कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम स्टालिन है। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है। और मुंबई के मुख्यमंत्री यानी कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। मुंबई में अभी जो 21st यानी कि 21वीं कांग्रेस के जो अकाउंटेंट्स की जो बैठक हुई थी ना, यानी कि लेखाकारों की, मैंने इसी हफ्ते क्वेश्चन कराया है, वो मुंबई में ही संपन्न हुई थी। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में जो है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये जो इंटरपोल होता है ना, यानी कि जो इंटरनेशनल स्तर की सारी पुलिस इस सम्मेलन में भाग लेती है, सभी देश की पुलिस, तो इसकी जो 90वीं वर्षगांठ ये 90 नई दिल्ली में मनाई गई। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में इस बार जो 25वीं ई गवर्नेंस की बैठक हुई है, यानी कि 25 जो एडिशन बनाया गया है ई गवर्नेंस का, वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी। तो दिल्ली के जो राज्यपाल है वो ये है विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। और जम्मू कश्मीर ये भी क्यों इसके जो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ठीक है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इनके राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की? मासिक पेंशन यानी कि हर महीने जो पेंशन दी जाएगी विकलांग जो डिसेबल पर्सन होते हैं, तो ये तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है कि जो विकलांग पर्सन होंगे डिसेबल, उनको जो है ना हर महीने पेंशन दी जाएगी और उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तमिलनाडु की बात आई है तो अब इसके कुछ करंट डिस्कस करेंगे, चर्चा में थे। तमिलनाडु की राजधानी सबसे पहले चेन्नई और एम के स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसी चेन्नई में अभी हाल ही में रिलायंस जियो जो मुकेश अंबानी जी इन्होंने भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया है। फिर इसी चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड सम्मेलन संपन्न हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और तमिलनाडु जो है ना, देखो मिड डे मील तो मिलता ही है स्कूल्स में, लेकिन फ्री ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही बना था। और तमिलनाडु सरकार को गज अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तमिलनाडु ने अभी जो है ना ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर उनके संरक्षण का अभियान चलाया था, जिसी के चलते एक डुगोंग संरक्षण अभियान, ये गायों से रिलेटेड था। आपको जानते हैं ये जो गाय है ना वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के यहाँ पर होती है। वो डुगोंग संरक्षण गायों से रिलेटेड चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो है इम्पोर्टेंट करंट से इसके जो चर्चा में थे। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे, कौन से राज्य ने भी कौन सी स्कीम चलाई, तो जम्मू कश्मीर, आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो डल लेक है ना, वहीं पर जो है एक निवेशक दीदी नाम की जो योजना है, ये महिलाओं को जो है ना अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, उसी के चलते निवेशक दीदी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की थी। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और मनोज मिश्रा यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। और असम की बात करें तो असम ने एक अभी बाजरा मिशन लॉन्च किया है। बाजरा मिशन क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि सरकार जो किसान होते हैं फार्मर्स, उनकी आय को 2 गुना करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए ये असम ने बाजरा मिशन शुरू किया है। असम की राजधानी दिसपुर और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। हरियाणा ने अभी हाल ही में दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा सफारी पार्क पूरी दुनिया का, ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही
बनने जा रहा है। ठीक है, ये भी हो गए डिस्कस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है से भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मेघना अहलावत। आप लोग जानते हैं एक टेनिस प्लेयर है बहुत फेमस, मेघना अहलावत। इन्हीं को जो है ना वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन से सम्मानित अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। और टेबल टेनिस की बात आई है, तो टेबल टेनिस से अभी हाल ही में मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बता दें कि ये जो डेविस कप होता है ना, ये टेबल टेनिस कप का एक तरह का से वर्ल्ड कप होता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कप। तो अभी जो है ना कनाडा ने डेविस कप खिताब जो है अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, और इसी टेबल टेनिस का अगर महिलाओं का जो ये कप पूछे तो ये ये होता है बेलेंजीन कप। बेलेंजीन कप ये महिलाओं का टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप होता है। तो ये खिताब बेलेंजीन कप ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने जीता। और पुरुषों का जो कप है ये टेबल टेनिस का डेविस कप, ये कनाडा ने जीता था। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है, हाल ही में हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो हम अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे कौन खिलाड़ी क्या बने, तो मैरी कॉम। मैरी कॉम अभी हमारा जो जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है ना भारत का, इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसकी जो एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है ना, एथलीट आयोग, वो मैरी कॉम बनी है। ठीक है, और पीटी उषा, पीटी उषा इसी हमारा जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इस पूरे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गई है। कंफ्यूज नहीं होना, मैरी कॉम तो सिर्फ एथलीट आयोग की बनी है, पीटी उषा पूरे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बन गई है। तैयब इकराम की बात करें तो तैयब इकराम अभी हाल ही में हमारा जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, FIH, इसकी जो है इसकी स्थापना तैयब इकराम इसके अध्यक्ष बन गया है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वन डे एग्जाम देते हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTPC, NDA, उन सभी के लिए। देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे ये मतलब कि समर्थन की बात है, तो ये जब तक उसे पब्लिक सपोर्ट यानी कि जन समर्थन मिलता है। आप लोग जानते हैं कि जो चुनाव में भारत की जनता पार्टिसिपेट करती है, तो जन समर्थन जब तक रहता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या उनके जो अनुमति तक कौन अपना पद ग्रहण कर रखता है, तो गवर्नर। गवर्नर की भी कोई जो है ना लिमिटेड वैसे होती नहीं है एज, एज कह रही हूँ जो टाइम पीरियड, ये जो है ना राष्ट्रपति जब तक चाहे गवर्नर अपने पद पर बने रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहीर माथा अभयारण्य ओडिशा का एक अभयारण्य है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये जो टॉर्टोइस कछुए होते हैं ना, कछुए की प्रजाति के लिए ये अभयारण्य फेमस है। एकमात्र ऐसा अभयारण्य है सिर्फ उड़ीसा में, गहीर माथा। ठीक है, ओडिशा में है ये, और ये कछुओं के लिए प्रजाति के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके बस दे दिया जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता क्या है, तो दोनों का ही आप आंसर करोगे, स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट। जो भारत में स्थानों में जो स्थानीय सरकार बनती है ना, वही लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विशेषता भी होती है और इसका अर्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो आप लोग जानते हैं वैदिक जो आर्य थे वो सबसे ज्यादा ये जो बार्ले एंड राइस, ये जो मिल्क होना चाहिए यहाँ पे, दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते थे ना, और चावल, दूध से मिल्क से बने प्रोडक्ट, और जो चावल यानी कि राइस होते थे, इनका जो है ना ये सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। तो ये इसका आंसर है, मिल्क और राइस, यानी कि जो दूध से बने उत्पाद और चावलों का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे आर्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली किस राज्य की कला है, तो ये वर्ली जो है महाराष्ट्र की एक कला है, पेंटिंग की कला है वर्ली। ठीक है, और आप लोग अगर जानते हैं कि मधुबनी किस राज्य की कला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए होमवर्क है, इसे सर्च कीजिएगा कि मधुबनी किस राज्य की जो है पेंटिंग की जो कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की भावनाएं और आदर्श क्या है, तो मतलब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उनकी भावना और आदर्श किस में देखने को मिले, तो ये प्रस्तावना, प्रस्तावना जो पहले उद्देशिका कही जाती है, उद्देश्य प्रस्ताव। आप लोग जानते हैं 15 दिसंबर 1946 में जो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, और जो बाद में जाकर यही प्रस्तावना बना था, इसी में संविधान निर्माण की भावना आदर्श, भावना और आदर्श मतलब ये है
कि उद्देश्य लाया गया था कि वो भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, एक समाजवादी देश के रूप में, लोकतांत्रिक न्यायवादी, ये सब देश के रूप में वो भारत को देखना चाहते थे। तो वही उद्देश्य था, है ना, संविधान बनाने का, इसीलिए उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी कि जो आप लोग जानते हैं टैक्स वसूलते थे ना, जो वसूला जाता था किसानों से, लोगों से, तो वो 1/4, जो किसान अपनी उपज यानी कि जो भी फसल उगाते थे उसका 1/6 भाग जो है उसे जो राजा होते थे, गुप्त साम्राज्य, उनको देना पड़ता था, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक से रिलेटेड है। तो देखो, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये है नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि जो नेशनल एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, नेशनल राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है। और अगर नेशनल जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो देहरादून में है। पुणे में क्या है? तो ये जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट और एक जो हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है ना, वो पुणे में ही हो जाएगी, पुणे मुंबई में है। कृषि अनुसंधान ये पूछो तो हैदराबाद में, वन अनुसंधान राष्ट्रीय ये देहरादून में हो जाएगा, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा न्यूनतम आयु मतदान को कम किया गया था? तो आप लोग पहले जानते हैं कि पहले जो हमारी वोटर एज थी 21 थी, तो उसको 61वां संशोधन 1989 करके हमारी जो वोटिंग एज है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। और अदर ऑप्शन देखेंगे तो 86 2002 के जरिए क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार दिया गया, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार, वो 86वां संशोधन 2002 करके। 44वां संशोधन 1978 करके संपत्ति के अधिकार को, यानी कि जो लैंड जो अधिकार है उसको समाप्त किया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और या फिर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये पूछ सकते हैं कि 7वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन 1978 करके हटाया गया था। 42वां संशोधन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी को जो है ना मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसी में जो है ना, इस प्रावधान से काफी चीजें संविधान में जोड़ी गई थी 42वां संशोधन 1976 करके, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहते हैं। और जैसे कि जो राज्यसभा का कार्यकाल पहले 5 साल का था, फिर 6 साल का इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, यानी कि मौलिक कर्तव्य, वो भी 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे कई चीजें जोड़ी गई थी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में से जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सबको डिस्क्राइब किया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये वीडियो जो है पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।